बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ऑल्दो के प्रोग्राम का कुछ टॉपिक आज डिफरेंट होने वाला है। सोनिया अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं। इनसे पूछेंगे कि इनकी लाइफ के हवाले से इन्हें मॉडलिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ और इनके रास्ते में क्या क्या हर्डल्स आई, क्योंकि हमारे माशरे में इतनी जल्दी इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। स्पेशली वो ख़ानदान के लोग जो ख़ुद कुछ कर नहीं पाते और दूसरों को वो करने नहीं देते, और अगर कोई कर ले तो उसकी लेग पुलिंग ऐसी की जाती है कि उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। इन तमाम हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोनिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। जैसे मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मॉडलिंग का शोबा इख्तियार किया, तो आपको कैसे अट्रैक्शन हुई? क्या आपके ऊपर इन्फ्लुएंस था या आपका इंटरेक्शन थी? किससे इंप्रेस हुई और आप इस फील्ड में आई? ठीक है, मुझे ना बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था मॉडलिंग का ना। मैं टीवी चैनल्स देखती थी तो उसमें मैं मॉडल्स को देखती थी, बड़ी खूबसूरत उन्होंने कपड़े वेयर किए होते थे। तो मुझे स्टार्टिंग से ड्रेसिंग का भी बहुत शौक था और मेकअप का भी। तो जब मैं उनको देखती थी तो वहाँ से ना मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ कि यार मैं भी यही बनूंगी, मैं भी इसी तरह न्यू कपड़े पहनूंगी। इसमें तो ब्रांड्स प्रमोट हो रहे होते हैं ना बेसिकली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छे ब्रांड्स थे और मैं इसमें ना एकदम से इस फील्ड में आ गई थी। मैं एक्चुअली पढ़ रही थी नमल में, मैं वहाँ से डिप्लोमा कर रही थी लैंग्विस्टिक एंड लिटरेचर का। तो वहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड थी, वो फोटोग्राफर थी। तो उनका ना शूट था, नेक्स्ट डे उनका शूट था। उन्होंने सब कुछ अरेंज किया हुआ था, ड्रेसेस, डिज़ाइनर, जो भी वो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब ओके था। तो उनकी ना नेक्स्ट डे मॉडल नहीं आई थी। तो अच्छा, हादसाती तौर पर आप मॉडल बन गई, यानी बिल्कुल शॉर्ट हो गए। एक शौक भी था और एक हादसा भी हो गया एकदम ना। अच्छा। इस तरह से, क्योंकि आपको पता है फैमिली इस तरह अलाउ नहीं करती है, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे तो वैसे ही मुश्किल था कि अलाउ किया जाए। बट ये है कि फिर मेरी वो जो फ्रेंड थी फोटोग्राफर, उसने फिर इमरजेंसी में मुझे कॉल की कि यार जो मेरी मॉडल है नेक्स्ट डे जिसका शूट करना है वो कॉल नहीं पिक कर रही हैं। तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने आगे टाइम फिक्स किया हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने पहले तो मतलब 10-20 मिनट के लिए सोचा कि मैं क्या करूँ। बट ये कि मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओ। ब्राइडल शो था वो ना, ब्राइडल शूट था वो। तो फिर मैंने उनको रिस्पॉन्स कर दिया, मैंने कहा ठीक है मैं कल आ रही हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट डे चली गई और फिर मेरा वो पहला शूट था। घर में किस किस की तरफ से हर्डल्स थी और आपको खौफ था कि मैं इनसे पूछूं तो मुझे मना कर दिया जाएगा, या किया भी बना? घर में अब्बू की तरफ से थोड़ी हर्डल्स थी, भाई हैं मेरे बड़े, उनकी तरफ से वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपको पता है जैसे बड़े भाई तो बहुत सख्त होते हैं। तो मुझे बड़ी मुश्किल से उनकी तरफ से परमिशन मिली। वो इसलिए मिली क्योंकि जो मेरी मदर है ना, उनको भी शौक था कि मेरी बेटी मतलब मॉडलिंग करे। तो फिर उन्होंने उनके आसरे पे आपको जो इजाज़त मिल गई है इस वजह से। बिल्कुल, और मेरी सिस्टर काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो उन्होंने भी साथ दिया। फिर तो ये है कि उनके कहने से ना फिर भाई मान गए, भाई अभी मना नहीं करते हैं। मतलब अब विद परमिशन है घर में, ऐसा कोई वो इशू नहीं है, झगड़ा नहीं है कि नहीं ये गलत हो रहा है ऐसे वैसे? हाँ, अभी परमिशन है, अभी फुल परमिशन है, अभी कोई बिल्कुल। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे गई तो क्या आपको फीलिंग्स कि वहाँ पे जो एक्ट करना है कैसे करना है, मैंने ये इस तरीके से सारा उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और आपको अचानक से बुला लिया गया, तो वहाँ पे कैसे एक्ट किया? वो सीखा आपने, पूछा आपने, या मतलब कंफ्यूजन क्या थी उस वक्त आपको? ऐसे ही मैं स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूज थी, मगर जब मेरा मेकअप हुआ ना वहाँ पे, तो मुझे मेकअप देख के मिरर में बहुत अच्छा लगा, खुद ही कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं तो बड़ी प्यारी लग रही हूँ। और सेकेंडली जो फोटोग्राफर थी ना, वो मेरी फ्रेंड थी। तो आपको फिर पता है फ्रेंड से तो काफ़ी बंदे ने हेल्प आउट वो कर देते हैं खुद से भी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया कि इस तरह पोज करो, ये वो इस तरह सारा उन्होंने मुझे समझा दिया ना। तो फिर काफ़ी अच्छा हो गया और वो शूट भी बड़ा अच्छा हुआ था। उसके बाद फिर डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह जो थे उन्होंने खुद ही कॉन्टेक्ट किया, शूट्स वगैरह पे बुलाया। तो आजकल कितने अरसे से अभी ये मॉडलिंग कर रही हैं अभी? मुझे 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स हो गए। तो कहाँ पर आप जा चुकी हैं इस हवाले से मॉडलिंग के लिए स्पेशली? मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आउट ऑफ स्टेशन नहीं गई मैं कभी। मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कवर करती हूँ। यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स वगैरह हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, फिर मेकअप सैलॉन्स हैं, उनकी तरफ से मैंने काफ़ी शूट्स वगैरह किए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने नमल से बताया कि जैसे स्टडीज़ के हवाले से आपने उन स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया और ये भी कंटिन्यू किया। ये दोनों थोड़ी अलग अलग फील्ड्स हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत रेयर होता है कि इतनी हाई क्वालिफ़िकेशन के बाद आप इस साइड पे आएँ। तो वो भी तो क्लास में आप बहुत एक शाय बच्ची थी और वो साइड पे बैठना, बैक बेंचर्स, और थोड़ा स्टडी में भी थोड़ा सा स्लो होना,
या फिर ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं थोड़ी होशियार थी, इतनी शाई नहीं थी। और स्टडी में मैं मतलब एवरेज थी, ना इतनी ज़्यादा मतलब पुअर थी और ना इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर थी कि मैं बहुत लाइक फाइक थी, मतलब एवरेज थी। बट ये है कि मुझे आज तक अपने ऊपर ना एक बात का बहुत फ़ख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने मतलब BS किया है, अभी मैंने 4 इयर्स की मेरी डिग्री थी, तो मैंने आज तक ना मेरी किसी भी बुक में सप्ली नहीं आई। तो ये मेरे घर वाले भी कहते हैं कि हाँ एवरेज हो, तुम एवरेज स्टूडेंट हो, मगर ये कि सप्ली फिर भी नहीं आई मेरी। स्टॉप नहीं तो स्टॉप नहीं किया मैंने, बिल्कुल। और मॉडलिंग के साथ साथ मैंने अपनी स्टडी भी जारी रखी है। अभी रिसेंटली मैंने BS किया है इन मैस कम्युनिकेशन में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा फिर भी। अच्छा, मॉडलिंग के साथ इंटरकनेक्टेड फील्ड्स होती हैं, एक्टिंग की हैं, सिंगिंग की हैं, होस्टिंग की हैं, तो इस हवाले से आपका कोई इंटरेस्ट है या किया है कभी आपने कुछ ऐसा? मुझे होस्टिंग की काफ़ी ऑफर्स हुई थी, होस्टिंग मैंने की है 1-2 चैनल्स पे, बट ये है कि ड्रामाज वगैरह के भी काफ़ी मुझे ऑडिशंस के लिए कॉल आती रही हैं, बट ये है कि मैं नहीं गई वहाँ पे क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग में ना। डायलॉग्स याद नहीं होते? हाँ, डायलॉग्स याद नहीं होते और सेकेंडली खुद भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहती एक्टिंग के फील्ड में उस तरह से जाना। मैं बस यहाँ तक ही महदूद हूँ, मॉडलिंग वगैरह और बस इस तरह। और ज़्यादातर मैं स्टिल शूट्स ही करती हूँ। आप फ्यूचर में इसको बाकायदा एक प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट करना चाहेंगे इसको, या शौक के तौर पे बस थोड़ा सा लाइट से चलेगा? नहीं, शौक के तौर पे। अभी तो वैसे भी 5 इयर्स हो गए हैं, तो अभी काफ़ी हद तक मेरा शौक पूरा हो गया है, बट ये है कि मैं आगे इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। सही है। अच्छा, 2 किस्म की हर्डल्स हैं। पहले मैं एक हवाले से पूछूंगा, पहले भी मैंने आपसे बात की है, फैमिली जो आपकी थी वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन थोड़े दूर के रिश्तेदार जिनको आपसे कुछ उम्मीदें होती हैं या कुछ जेलसी होती है, तो वहाँ से आपको क्या हर्डल्स आई हैं और इश्यूज़ हुए हैं आपको, आपने फेस किए हैं या ऐसा कुछ नहीं हुआ? रिश्तेदारों की तरफ से तो काफ़ी बातें थी कि यार ये मॉडलिंग में चली गई है, हमारे मतलब फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, हो गया है, हमारे घर कोई भी मीडिया में नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई भी मीडिया में नहीं है, तो ये अलग से क्यों मीडिया में चली गई है। बट मैंने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि मुझे मेरी फैमिली ने अलाउ किया, तो मैंने बस अपनी फैमिली को देखा कि भाई इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इतना वो परवाह करने की। तो मैंने इतनी परवाह नहीं की। वो तो बातें करते ही रहते हैं कि ऐसा है, मगर हम अब हर एक की बात पे कान धरने लगे तो फिर तो बंदा सांस आगे नहीं बढ़ सकते। यही हर्डल्स खास तौर पे ख़वातीन के हवाले से हैं, मेल्स को भी हैं, ज़ाहिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। लेकिन मीडिया के ऊपर हम स्पेशली बात करेंगे कि आपको प्रमोशन नहीं मिलती जब तक सम डिमांड्स उनकी होती हैं वो पूरी ना की जाए। तो उस हवाले से आपने हर्डल्स कभी फील की हैं कि कभी आपको ऐसा चांस मिला या उनकी ऐसी कोई डिमांड थी जिसकी वजह से आपको एक दफ़ा स्टेप बैक करना पड़ा, और या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, आप सोचती हैं कि अगर मेरे साथ कोई और खातून होती तो शायद वो बहुत आगे जाती या मैं खुद आगे चली जाती और मैं इन रीजंस की वजह से नहीं जा सकी, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मुझे आज तक नहीं, इन 5 सालों में जितने लोग मिले ना, जितने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मेरे कॉन्टेक्ट थे, वो सब बहुत अच्छे थे। मुझे कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने कोई मुझसे डिमांड की हो या कुछ ऐसी बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग मिले हैं और मैंने बहुत अच्छे जगहों पे काम किया, थोड़ा काम किया है, बट ये है कि अच्छी जगहों पे काम किया है मैंने हमेशा। आपको एडवांस में कैसे जज हो जाता है ये अच्छी जगह है, ये अच्छी जगह नहीं है? ये सवाल, इसकी रीज़न में अगले सवाल में आपसे पूछता हूँ जो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि औरत के पास ना अल्लाह ताला की तरफ से एक 6ठी 7वीं हिस्स भी होती है जिससे वो पहचान जाती है कि अगले इंसान के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है। तो हम बातों से ही नोट कर लेते हैं कि ये बंदा किस टाइप का है। तो जब वो बात करते हैं ना शूट पे बुलाने के लिए, तो उनकी बातों से ही पता लग जाता है कि बंदा ठीक है, प्रोफेशनल है या नहीं। तो प्रोफेशनलिज्म का पता लग जाता है। तो फिर अगर वो मुझे सही लगे तो मैं कर लेती हूँ काम, अगर ना सही लगे तो फिर नहीं करती हूँ। सही है। अच्छा, मैंने इसलिए सवाल ये किया था, मैंने जैसे कहा था मैं लिंक करूँगा, अब जो आने वाली बच्चियाँ हैं उनके हवाले से आप उनको क्या मैसेज देती हैं कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है या ये बहुत मुश्किल इस वजह से है कि यहाँ ऐसी हर्डल्स हैं कुछ लोगों की? ज़ाहिर है हमारा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है। उस तरीके से हम जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हम आज़ाद नहीं हैं, हमें फैमिली की तरफ से बाकी हर्डल्स हैं, तो आप उनको क्या डिमांड देती, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए अगर वो इस तरफ आती हैं तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और ऐसे करें? इसमें ये है कि मैं नई गर्ल्स को यही रिकमेंड करूँगी कि जैसे कि आप जब नई फील्ड में आते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, मतलब इस फील्ड में ना आधे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं और आधे से ज़्यादा बुरे लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, तो बुरे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। मॉडर्निज्म और ब्रॉड माइंडेड के नाम पर आपको मिसयूज करने की वल्गैरिटी होती है। ऐसे है बिल्कुल। और लोग ये समझते हैं कि वल्गैरिटी को आजकल ना मिक्स कर दिया गया मॉडर्निज्म के साथ, मगर ऐसा नहीं है। मॉडर्निज्म एक अलग चीज़ है और वल्गैरिटी एक अलग चीज़ है। मगर इस फील्ड में ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रोमिनेंट किया जाता है, वल्गैरिटी को और इस टाइप की चीज़ों को। तो इन चीज़ों से अगर कोई फीमेल इसमें आती है तो इन चीज़ों से उसको बच के रहना चाहिए।
अच्छे तरीके से चलना चाहिए। अच्छा, बेशक थोड़ा काम करें मगर अच्छे लोगों के साथ काम करें। बहुत अच्छा पैगाम है। अच्छा, एक चीज़ और है, अक्सर हम शोज़ भी देखती हैं, कभी कोई ऐसा हादसा होता है कि वो मॉडल गर्ल चलते हुए गिर गई अचानक से, या कोई और ऐसा हादसा हो गया, कोई मुश्किल फील की फेस की हो आपने, ऐसा कुछ वाक़या हुआ कोई? नहीं, ऐसा कुछ वाक़या नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने भी रिसेंटली किया था BFW सीज़न 2, वो एक ब्राइडल रैंप वॉक थी, तो वो मैंने की थी। तो उस पे कुछ मॉडल्स थी जिनके साथ ये हुआ था कि वो गिर गई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने कंटिन्यूसली जैसे वॉक करते हैं वो करके, तो आपने बाकायदा इसकी प्रैक्टिस की होती है, वो ऊंची ऊंची हीलें पहन के चलने की? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस होती है। और मुझे तो वैसे ही शुरू से ही ना प्रैक्टिस है। हील मैं बचपन से ही पहनती थी हील। मैं मतलब 7th 8th ईयर्स की थी ना, तो मेरी मम्मा मुझे हील्स पहनाती थी, तो मुझे तब से आदत है हील्स वेयर करने की, तो मैं कभी नहीं गिरी हील्स में। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कुछ हमें जैसे आपने तो ब्राइडल का बताया, इस हवाले से कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं ब्राइडल के अलावा, कुछ ड्रेसेस जो पहने जाते हैं वो आम रूटीन में कभी किसी को पहने हुए देखे नहीं है, तो ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ब्रांड्स मॉडल्स के ज़रिए, उसके पीछे क्या लॉजिक होती है? वो ऐसे ड्रेसेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको कभी ना किसी ने पहना है ना देखा, और वो लॉन्च कर देते हैं, और वो क्या, उसकी क्या लॉजिक? हाँ, वो इसलिए लॉन्च करते हैं ना, जो ऑनर्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो चाहते हैं कि हम नए से नया ट्रेंड ना लोगों को दिखाएं। अगर लोगों को पसंद आ जाए तो हम उसके साथ चले जाएंगे, अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर वो बैक हो जाते हैं। और आपने ज़्यादातर देखा है लोगों को पसंद नहीं आता, लोग कहते हैं यार ये क्या अजीब से ड्रेसेस हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि अजीब अजीब से डिज़ाइन होते हैं कि देख के ये बंदे को अजीब लग रहा होता है, तो वो फिर ज़्यादातर बैक ही जाते हैं, वो आगे नहीं चल पाते, ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में को पैगाम देना चाहेंगे यूथ के नाम? आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और आपका जो शौक़ है ना उसको आप लाजिम पूरा करें। अपनी फैमिली को कोशिश करें अपने शौक़ के मुताबिक उनको समझाएं कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, उनको मनाएं। तो ये है कि अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करें, जो आप बनना चाहते हैं वो आप लाजमी बनें। बहुत शुक्रिया। इरादे नेक और पुख्ता हों तो मंजिल आ ही जाती है, हर्डल्स ज़रूर आती हैं। अगर आपके रास्ते में किसी मंजिल तक पहुंचने में, आपके टारगेट अचीव करने में हर्डल्स नहीं आती तो ये भी आपका एक फेलियर है, और ये हर्डल्स आती ही आपको ऊंचा उड़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।